कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम अंग है। हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि कृषि पर निर्भर करती है और तकरीबन पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था को और भी प्रोत्साहन मिले, उसे बढ़ावा मिले, वो और प्रगति करे। लेकिन खासकर कृषि ऋण और कृषि क्रेडिट के क्षेत्र में किस तरह के कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ नाबार्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भानवाला, उनसे इसके बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये दौर चला है कृषि को बढ़ावा देने का, जिसमें आधुनिकीकरण की बात हो रही है, खासकर उसके साथ क्रेडिट की भी बात हो रही है कि ऋण ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध किया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादन बढ़े, किस तरह के कदम उठाए गए खासकर हाल के वर्षों में? देखिए, हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ानी है किसी क्षेत्र में तो बैंक ऋण काफी इफेक्टिव रोल उसमें अदा करता है जी। और कृषि ऋण जो है वो छोटे और सीमांत किसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अपनी उसकी कोई पूंजी खुद की नहीं होती है। देश की खाद्यान्न रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जरूरतें वो बढ़ रही हैं। अभी हम 250 मिलियन टन सीरियल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। हमें अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। इस बार पल्सेस और ऑयल सीड्स पे फोकस है। कुछ दिनों पहले प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई थी और उनके एग की, मिल्क की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी थी। तो जब हमारे पास इनकम बढ़ रही है देश में एक व्यक्ति की, तो ऐसे समय में उसकी जरूरतें भी डाइवर्सिफाई हो रही हैं। तो इस डाइवर्सिफाइड नीड्स को मीट करना है तो हमें एक स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर में। और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जब भी हम किसी भी क्षेत्र में लाएंगे उसके लिए किसी न किसी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि हर साल देश में 9 लाख करोड़, पिछले साल, इस साल का टारगेट लक्ष्य रखा गया 9 लाख करोड़ का ऋण का बैंकों के द्वारा दिए जाने का। अगर आप किसानों की खुद की पूंजी जोड़ें तो और ज्यादा ये हो जाता है। इसमें जो बैंकिंग क्षेत्र का कवरेज है, करीब करीब 50% कवर्ड हैं लोग जो कृषि ऋण लेकर के अपनी आगे काम चलाते हैं जी। तो ऐसे में जो ऋण के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा वो किन चीजों का दिया जाए? जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको। एग्रीकल्चर में चेंजेस जो हो रहे हैं, आपको मालूम है, इरिगेशन एफिशिएंसी पे जोर है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करने पे जोर है। नाबार्ड के अंदर ही एक ऐसा फंड बना है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे सालों से। 99 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो सालों से पूरे नहीं हुए थे और डैम बन गया, आगे नहर नहीं बनी ले जाने के लिए, और अगर नहर बन गई तो सारा का सारा पानी नजदीक वाले क्षेत्रों में बन गया, इरिगेशन एफिशिएंसी की बात नहीं हुई। तो ये जो 2 कार्यक्रम चले, जैसे हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर खेत को पानी, कमांड एरिया को डेवलप करें, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब उसी पानी से हम ज्यादा एफिशिएंसी लाएं। इसके लिए भी धन की आवश्यकता थी और नाबार्ड ने हमें दायित्व दिया गया था कि आप पूंजी उपलब्ध कराएं। 20,000 करोड़ रुपया हमने इस साल दिया है, इसके लिए रेखांकित किया है और उसमें से कुछ 1500 करोड़ ऑलरेडी डिसबर्स हो चुका है, ताकि ये प्रोजेक्ट तो सालों साल पूरे नहीं हो रहे थे और जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी करके आती थी तो उसके पूरे होने में कॉस्ट ओवररन्स होते थे, वो सब इश्यूज पहली बार एक ऐसा निर्णय लिया गया कि भैया इनको स्पीडीली इंप्लीमेंट करना है, इनको पूरा करना है, फोकस इज ऑन आउटकम, प्रोजेक्ट अप्रोच रखी गई है। तो इस तरह के चेंजेस प्रोजेक्ट अप्रोच के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बैंकिंग क्षेत्र, खासकर नाबार्ड की तरफ से हम तत्पर हैं कि हम इसको पूरा मीट करेंगे। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र से जो आज हाल ही में जो एक काफी चर्चित विषय है वो रहा है फसल बीमा योजना का। तो पहली बार हमेशा हम किसान से लेते रहे हैं कुछ न कुछ, ये निर्णय लिया गया कि इस बार किसान को दिया जाए, उसके डबल करने की उसकी इनकम की बात चालू हुई जी। और उसकी डबलिंग के साथ साथ कैसे होगी, उसके रिस्क कम करें, इनपुट कॉस्ट कम करें, आउटपुट को ज्यादा एमएसपी वगैरह के द्वारा सपोर्ट करके ज्यादा उसको
आमदनी डाइवर्सिफिकेशन आमदनी के जरिए बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों के लिए जो एक कैंपेन चलाया गया कि फसल बीमा योजना के लिए बैंकों के ऋण में कंपलसरी किया गया है, और उसको कराने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान हमने सब बैंकों के साथ मिलकर किया है। कवरेज इस बार इंप्रूव होगी, आप देखिएगा। जो इसका फायदा यह भी हुआ है कि जो बैंक लोन के बाहर के लोग हैं, जो बैंक लोन नहीं लेते हैं, फसल बीमा तो वो भी करा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति की भी कवरेज बढ़ेगी इस साल, आने वाले साल में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीधे बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं, और चूंकि ऋण जाने में या सरकार की स्कीम संबंधी चीजों से जो ऋण प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसके अंदर कोई लीकेज ना हो, तो इसलिए जरूरी बन जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्निक्स का प्रयोग करें। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जनधनी तक सीमित नहीं रखूंगा मैं, और भी इसके बियॉन्ड कैंपेन चला गया है देश में, और वो मैं समझता हूं अगर सही तरह से चलाया जाए तो जो कृषि संबंधित जो दिक्कतें आती हैं कि लीकेज के इश्यूज हैं, कवरेज के इश्यूज हैं, टाइमली अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, रियल सेक्टर से लिंकेज के इश्यूज हैं, वो सब इससे मैं समझता हूं। तो इसे बढ़ावा चढ़ावा देने के लिए तो अभी बिल्कुल पर्याप्त समय है, क्योंकि सरकार ने 8 नवंबर से विमुद्रीकरण किया, और उसमें अब पूरी तरह से एक जोर है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए, कैशलेस किया जाए। तो ये तो बिल्कुल पर्याप्त समय हुआ कि इसे और प्रोत्साहित किया जाए और बढ़ाया जाए किसानों के साथ। बिल्कुल। देखिए, डिजिटल इंडिया का जो नारा सरकार ने दिया है, बड़ा सोच समझ के दिया है। एक तो डिजिटल इंडिया से आउटरीच बढ़ती है। आपको मैं बैंकों के संबंध में बताना चाहूंगा इस चीज को कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आएंगे। बैंकिंग सर्विसेज हर एक जगह ब्रांच नहीं खुल सकती, क्योंकि वायबिलिटी का प्रश्न है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो उसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बात आई, बैंकिंग फैसिलिटेटर्स की बात आई। उसके साथ साथ ये हुआ कि भाई कुछ बिल्कुल डार्क एरियाज हैं, बहुत दूर हैं, या ग्रे एरियाज हैं जब बहुत ही कम सीमित कनेक्टिविटी है। तो ऐसे एरियाज को हमने नाबार्ड की तरफ से बैंकों के साथ मिलकर के वीसेट कनेक्टिविटी दिलाई, ताकि इन एरियाज को रीच किया जा सके। और ये प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत किया गया। लॉन्ग टर्म में वो जो ब्रॉडबैंड गांवों में आ रहा है, सब गांवों तक एक्सटेंड किया जाएगा, वो टेक ओवर करेगा। लेकिन इस दौरान भी जितना समस्याएं कम की जा सकती हैं, वो करने का एक प्रयास है। BCBF मैंने बताया, वो डिजिटल मोड के स्वाइप मशीन के द्वारा ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, कैश इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शंस को। साथ साथ मोबाइल पेमेंट्स को काफी आगे बढ़ाने की बात की गई। ATM ज्यादा एरियाज में जो मल्टी डायमेंशनल बैंकिंग चैनल्स खोलने की बात थी, उसको ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाने का प्रयास किया गया है। मैं जानता हूं, मैं खुद गांव से हूं, मेरे गांव के अंदर आसपास बैंक ब्रांच कई एरिया 5-6 किलोमीटर तक नहीं दिखती थी, अब 2-3 ATMs हैं, बैंकिंग फैसिलिटेटर आता है, बहुत बड़ी सुविधा है ये। और स्टडीज कहती हैं कि जहां एक दिन की रोजगारी को छोड़ करके एक आदमी पूरे दिन भर का बैंक का काम करने आता था, अब वो वहां बैठा बैठा 20 या 25 रुपए में, जो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ज्यादा से ज्यादा, इस काम को पूरा कर पाएगा। आने वाले समय में अगर वो मोबाइल पेमेंट्स का एक नया प्लेटफॉर्म जो डेवलप हो रहा है, IMPS, और उसके साथ यूनिफाइड पेमेंट्स का जो नया गेटवे डेवलप हो रहा है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मैं समझता हूं 3 या 4 रुपए से फालतू नहीं है एक पेमेंट का खर्चा। तो ये किसान की आय बढ़ाने का ही काम है। इसमें नकदी की भूमिका अब कृषि क्षेत्र में कितनी रह गई है इस समय? देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जो फसली ऋण दिए जाते हैं उसके अंदर शुरू से 2 हिस्से होते थे, एक कैश कंपोनेंट, एक काइंड कंपोनेंट। काइंड कंपोनेंट ऐसा था जो खाद बीज कोई एजेंसी सप्लाई करती थी जिसको, और जो कैश कंपोनेंट था जो अपने फार्म लेबर पे या अपने ट्रैक्टर इंप्लीमेंट्स वगैरह या फार्म मैकेनाइज्म उनके रख रखाव के लिए जो खर्चा करता था। तो शुरू से
एम्फेसिस रहा है कि देयर विल बी नॉन कैश कंपोनेंट, नॉन कैश कंपोनेंट होगा अलग से। तो ऐसा नहीं है कि सारा फसली ऋण कैश में ही जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रयास हुए हैं हमने ग्रामीण संस्थाओं के अंदर भी, देखिए 2 कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी ब्रांचेस हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इस देश के अंदर 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और उनकी हजारों में बैंक ब्रांचेस हैं। वो सारे के सारे बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हैं। सारे कमर्शियल बैंक्स ने करीब करीब अपने काफ़ी कार्ड होल्डर्स को किसानों के साथ मिलकर के रुपे कार्ड्स अवेलेबल कराए हैं और वो उसका उपयोग अब कर भी रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स वो भी हैं। जी जी, किसान क्रेडिट कार्ड्स पहले मैनुअल होता था, अब उसको डिजिटल स्वाइप के तौर पे कर दिया गया है और रुपे कार्ड के तौर पे। मैं आपसे सहमत हूं और कुछ जैसे आजकल समाचार आए हैं कि सहकारी बैंकों के अंदर ये रुपे कार्ड्स अभी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इन बैंकों के अंदर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की अभी और संभावनाएं हैं और हमारा प्रयास है नाबार्ड की तरफ से कि हम इन बैंकों को भी दूसरे बैंकों की तरह ही टेक्नोलॉजी में अपडेट करें। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहली बार बैंकिंग का जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है उसको क्लाउड मॉडल में लाने के लिए हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को दिया 4 साल पहले। 200 सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक क्लाउड के जरिए इस मॉडल पे आए और अब अभ्यस्त हो गए हैं। बुनियादी काम हो गया है और अब और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमने एक आर्किटेक्चर ले डाउन कर दिया, प्लेटफॉर्म बुनियादी काम कर दिया है, उसके ऊपर अब उनको आगे जाके काम करना है। काफी सहकारी बैंक ऐसे हैं जिन्होंने आरटीजीएस एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध करा दी है। 300 से ज्यादा, हम 367 बैंक जिला सहकारी बैंक है हमारे पास, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो 300 से ज्यादा ने डीबीटी अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराए, किसानों के साथ मिलकर के भी। 56 के 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका भी काफी हद तक मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं वो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी कैश में हैं, जैसे लेबर की पेमेंट वगैरह करना। तो वो चाहता है, वो जो मजदूर काम करता है, कि मुझे शाम को कैश में पेमेंट हो ताकि मैं अपना चूल्हा जला सकूं, अपना काम कर सकूं। तो ऐसी चीजों के लिए अभी भी कैश की जरूरत है। लेकिन जो पेमेंट फर्टिलाइजर परचेज के लिए है, सीड परचेज के लिए है, वो कैशलेस हो सकती है क्योंकि वो थर्ड पार्टी को पेमेंट चाहती है। तो ये जो बात की जा रही है कि अभी दिक्कत आ सकती है किसानों को, उसमें कोई वाजिब तर्क नहीं है। सरकार ने बीज लेने के लिए तो बोल दिया था कि आप पुरानी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए, खरीद फरोख्त के लिए काफी कुछ या तो पहले ही क्रेडिट पे होता है या फिर उसके लिए नकदी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि गोल जो डिमोनेटाइजेशन का है वो गलत है। कुछ जगह पे कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस जरूर है, असुविधा है। उस असुविधा को पार पाने के लिए और सरकार का ये प्रयास है और हम उसमें सारे बैंक और नाबार्ड मिलकर के काम कर रहे हैं कि रियल इकोनॉमी जो रबी की फसल आएगी उसको ज्यादा नुकसान ना हो। कैश की जो इनकन्वीनियंस है, सुविधा हो रही है, समय पर नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए कुछ उन्होंने कदम अभी तक कैसा डेटा आया है रुपाई का? मैं आपको बताऊंगा साहब। रुपाई जो है इस बार बड़ी रोबस्ट हुई है, अच्छा मानसून था। 5% ओवरऑल 5 से 6% का रुपाई इस बार पिछले साल से ज्यादा है। That's wonderful, बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं। और मैं साथ साथ ये और कहना चाहूंगा कि जो ऑयल सीड्स जो क्रॉप्स हैं और जो तिलहन की क्रॉप्स हैं और जो हमारी पल्सिस की क्रॉप्स हैं, इनके लिए सोइंग 15% ज्यादा है इस बार। और ये खासकर कैसे हुआ? अच्छा मानसून था एक, तो कोई उस पर डिसएग्री नहीं करेगा। साथ साथ इन दोनों फसलों के लिए इस बार सरकार ने अच्छी एमएसपी अनाउंस की। बिल्कुल। तो एमएसपी शुरू में आने से वो भी एक बड़ा प्रोत्साहन। और साथ साथ एमएसपी अकेला नहीं है साहब, इसके लिए प्रोक्योरमेंट का तंत्र बनाने का भी प्रयास किया गया। और मैं एक और चीज कहूंगा कि
ये पूरा डिजिटल फ्रेमवर्क सिर्फ बैंकिंग ऋण तक नहीं सीमित है। अगर वो बैंक की पेमेंट डिजिटली लेता है तो अपने डिजिटली मार्केट क्यों ना करे। पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में ये प्रयास है कि लेस कैश ओरिएंटेड किया। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेन की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। डॉक्टर नेहा, टीम लंच 9th को है। सॉरी सर, बट 9th को कहीं और कमिटमेंट है। सर, नेहा मैम ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना तो वो खुद की भी नहीं सुनती। कैसी कमिटमेंट? कमिटमेंट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ज्वाइन किया है मैंने। सरकारी अस्पताल जाकर स्पेशल एएनसी सर्विस मुफ्त देती हूँ। आखिर हम प्राइवेट डॉक्टर्स का भी तो कुछ फर्ज बनता है। लंच कैंसिल। आई प्लेज फॉर 9। हर 9 तारीख को होने वाली माँ का ख्याल सबसे पहले। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार क्या सब कर रही है, खासकर मौजूदा दौर में, उस पर बात करें। हम नाबार्ड के अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर भानवाला। डॉक्टर भानवाला, आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहा है विमुद्रीकरण के दौर में कि इसको हर तरह से बढ़ावा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। क्या खास कदम लिए जा रहे हैं इसे देखते हुए फिलहाल? मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो हम पिछले कुछ समय से क्या कर रहे हैं और इमीडिएट जो कैश की शॉर्टेज है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने से नाबार्ड के पास एक फंड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड। उस फंड के द्वारा हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे जोर देते हैं। कई बैंकों के पास मोबाइल वैन्स हैं जो स्वाइप कार्ड, डेबिट कार्ड के उपयोग में बताती हैं जा करके। अच्छा, वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण करते हैं किसानों का भी। जी जी जी, ये महाराष्ट्र में 2-3 जगह हमने देखा, बड़ा सक्सेसफुल रहता है। उसके अलावा हमने हर एक कॉमर्शियल बैंक के जिला स्तर पे और सहकारी बैंकों को हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के रख रखाव के लिए ग्रांट सैंक्शन की है। इसमें यह बताया जाता है उसे कि क्या बैंकिंग है, क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, क्या डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और वो अपने रोजगार के लिए, जैसे मुद्रा चली है तो बैंकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं बढ़िया तरह से। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स जो हैं ये मैं समझता हूं बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रयास था
कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी कुछ जगह पे, मैंने पहले भी बताया था, तो हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को भी वीसेट के द्वारा सोलर पावर्ड अरेंजमेंट्स की गई हैं। इसके अलावा हमने जितने भी आरआरबी हैं, रीजनल रूरल बैंक जिनको बोलते हैं, ग्रामीण बैंक बोलते हैं, उनको सहायता उपलब्ध कराई है कोर बैंकिंग पे आने के लिए। सहायता अब भी उपलब्ध है और वो फायदा उठा रहे हैं कि आर्थिक और तकनीकी हर तरह की, दोनों तरह की साहब, कि उनके अपने बैंक भी मदद करते हैं तकनीकी तौर पे, आर्थिक तौर पे हम करते हैं, और उनका खुद अपना पैसा होता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो ये जो कार्ड्स देते हैं, प्लास्टिक कार्ड्स, इसके इशुएंस में भी हमने उनकी मदद की है। इसके अलावा जो बीच में जो इंश्योरेंस एक अहम मुद्दा है, क्योंकि किसान की सेहत भी ठीक रहे, एक्सीडेंट वगैरह से भी फ्री रहे, लाइफ का भी कवर मिले, इस तरह की पेंशन योजनाएं आई है पीछे, आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो इन सब चीजों को चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर में ट्वीक करना पड़ता है, उसकी भी सहायता हमने कुछ बैंकों को उपलब्ध कराई है। तो इन सब चीजों के कारण अब यह है कि कोई भी बैंक जो लाइसेंस बैंक है, चाहे जिला सहकारी बैंक हो, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के बिना नहीं है, जिसके ऊपर सारी बैंकिंग प्रणाली चलती है। हाँ, फर्क यह है कि कुछ बैंकों के अंदर डिजिटल कार्ड्स ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो वहां पे हम और फोकस करेंगे जहां जहां ये नहीं हुआ है, कि हम एक कैंपेन चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस करके आया हूं सुबह, कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के और स्टेट लेवल का जो सहकारी बैंक है उसके साथ मिलकर के 1 या 1.5 साल के अंदर हम एक कैंपेन 1 या 1.5 महीने के अंदर एक कैंपेन चलाना चाहते हैं कि 3.5 करोड़ के करीब किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं सहकारी बैंकों के, जो देश में इशूड हैं। क्या हम सारे के सारे उनको रुपए किसान कार्ड्स बना सकते हैं ताकि वो स्वाइप करें? इसके साथ साथ एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पॉस मशीन्स लानी चाहिए। कहां स्वाइप करेंगे? यू रिक्वायर ए मशीन टू स्वाइप। तो उसके लिए भी हम धन उपलब्ध करा सकते हैं और करा रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के अंदर। जो प्राइमरी सोसाइटी है नीचे, जो बैंक के नीचे एक प्राइमरी सोसाइटी है गांव के स्तर पर, पैक्स बोलते हैं जिसको, उनको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और ट्रांजैक्शन फैसिलिटेटर के तौर पे डीसीसीबीज के कुछ कंप्यूटर, माइक्रो एटीएम, इस तरह की सुविधाएं भी हमने ऑलरेडी सैंक्शन की हैं 5000, और जरूरत पड़ेगी तो हम और इसको आगे लेके जाएंगे। एक तो लिटरेसी पार्ट हो गया, दूसरा इनेबलिंग पार्ट हो गया, और तीसरा मैं समझता हूं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंसेंटिवाइज करें। देखिए, पहले डेबिट कार्ड पे चार्जेस लगते थे, तो ये बहुत बड़ा कदम है। क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगते थे। अगर हम डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं तो ये लॉन्ग वे जाएगा, जो अभी रिजर्व बैंक ने कदम उठाया है कि हम इन चार्जेस को खत्म करेंगे। तो वो तो उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाएंगी, जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतने चार्जेस कम होने चाहिए। जी जी जी। 2 चार्जेस हैं, एक तो कार्ड को एक्वायर करने के चार्जेस और उसको ऑपरेट करने के चार्जेस, तो वो भी कम हो, दोनों में कमी आएगी, धीरे धीरे कम लाए जाएंगे। और इसके साथ ही एक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि ऋण लेने के लिए जो साहूकारों पे एक निर्भरता थी, डिपेंडेंस थी, वो काफी हद तक कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी है एक। तो आपको लगता है कि विमुद्रीकरण से उसके ऊपर एक बड़ी चोट होगी, शायद उसके लिए घातक भी साबित हो सकता है? सर्टेनली डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकों का एज है ट्रेडिशनल मनी लेंडर की बजाय। मैं इसमें कोई 2 व्यूज नहीं है, कोई इस चीज से असहमत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो नहीं ले पाएंगे। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, सबसे प्रश्न चिन्ह मनी लेंडर की कार्यक्षमता पे रहता है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, सूद भी तो इतना वसूल करते हैं ज्यादा, इन एब्सेंस ऑफ नॉट ट्रांसपेरेंसी। तो अगर किसी किसान को पता लगे कि ये वो 3 रुपया सैकड़ा चार्ज कर रहा है, तो उसको वहां कभी नहीं जाएगा, दूसरा ऑल्टरनेट अवेलेबल है। और साथ साथ जो ये प्रयास हैं बैंकों की तरफ से, सरकार के माध्यम से, कि हम टारगेट फिक्स करते हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए। आपको खुशी होगी ये जानकर, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा में ज्यादातर लैंड होल्डिंग बहुत घट गई है, लघु और सीमांत किसान बढ़ रहे हैं।
पूरे किसानों का 85% ये हिस्सा है लघु और सीमांत किसान का। तो सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को जोड़ने के लिए खूब सारे प्रयास किए हैं, और सबसे अहम प्रयास क्या है कि इस समय टोटल क्रेडिट का कितना हिस्सा इनके पास जाएगा, इस समय 6% के करीब जा रहा है। वो सरकार ने कहा इसको बढ़ा करके 8% करो। मान लिया 100 रुपए पूरी बैंकिंग प्रणाली से जाता है, उसमें से 18% एग्रीकल्चर के लिए जाता था। अब सरकार ने कहा कि व्हाटएवर 6 नहीं चलेगा, इसको इस साल के आखिर तक 7 तक लेके जाना है, और 7 से बढ़ा करके 8 तक लेके जाना है आने वाले से। बहुत बड़ी कवरेज होगी। ये जो लघु और किसान, लघु और सीमांत किसान जो इसके बाहर हैं, अब सर्टेनली ये प्रयास रहेगा कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकों के द्वारा उनका किया जाए और मनी लेंडर से वो दूर भागें। हमने कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए हैं सरकार के साथ मिलकर के और बैंकों के साथ मिलकर के कैश उपलब्ध कराने की। आज जो कई जगह कैश के जो आप बात कर रहे थे उस समय, कुछ सहकारी बैंकों में कमी देखी गई है। एक तो जितनी भी उनकी रबी के लिए, क्योंकि रबी सोइंग के लिए 3 हफ्ते काफी क्रिटिकल हैं, 3-4 हफ्ते, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब बैंकों के साथ की थी, बैंक्स के हेड्स के साथ की थी, और उन्होंने कहा था कि भाई चूंकि सहकारी बैंकों की अपनी करेंसी चेस्ट नहीं होती, तो आपका दायित्व बनता है कि वहां कैश की शॉर्टेज ना रहे। मैं जो अच्छी सोइंग हुई है, 9 लाख करोड़ हम डिसबर्स करते हैं, उसमें से करीब 85% डिसबर्समेंट हो गई है। तो ऐसा कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जो बैंकों ने हमें बताया है कि 9 लाख की जगह 85% ऑलरेडी सहयोग आपको मिल रहा है, पूरी जो प्रणाली है पूरी प्रणाली मिल रही है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। थोड़ा बहुत देखो असुविधा है, और खूब सारी नोटों की प्रिंटिंग लगातार हो रही है, लेकिन काफी मात्रा में करेंसी बाहर चली जाएगी तो कुछ समय के लिए थोड़ी कमी का एहसास जरूर होगा, और जो हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट और बैंक से ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी एजेंसी, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो, उनको कैश का अभाव ना रहे। डेली इसकी रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद फॉलो अप एक्शन होते हैं। इसके साथ साथ जो मंडी में किसान लेके जाते हैं अपनी फसल को, उनकी पेमेंट होनी चाहिए। तो जो एपीएमसीज के साथ जो जुड़े हुए हैं बैंक ब्रांचेस, उन एपीएमसी के साथ जुड़ी हुई बैंक ब्रांचेस को प्रायोरिटी पे कैश देने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 25,000 की विड्रॉवल की अनुमति है। देखिए, वैसे तो कई बड़े किसान हैं, उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम अपनी एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर मान के चले, 0.87 है, मैं 1 भी मान लेता हूं, तो उसकी कैश की रिक्वायरमेंट्स 1-1.5 महीने में 25,000 से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि काइंड कंपोनेंट भी है और कैश भी है। तो उस तरह से जो सीमा तय की गई है 25,000 की कैश डिसबर्समेंट के लिए, कृषि संबंधित क्रॉप लोन्स के लिए, वो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट नहीं है। लेकिन किसी एक आध किसान को जरूर इनएडिक्वेट लग सकती है, क्योंकि वो बड़ा किसान है, वो उसके पास और तरीके हैं निकालने। बिल्कुल, अगर किसान नीतिगत तरीके से चले और सोच समझ के चले तो अभी बहुत कुछ है प्रगति करने के लिए, और आगे भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप मदद करते रहें किसानों की, और देश और प्रगति करे उनकी उन्नति के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए। थैंक यू कमिंग टू डी टाइम्स। थैंक यू।